हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्वेश्चन बैंक फॉर योर सीआईटीएस एग्जाम 2021। जो आपके एग्जाम होने वाले हैं सीआईटीएस 2021 के, उसके लिए क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, उस एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट का है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, या फिर मैं यूं कहूं पीओटी या प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक। सो तो क्वेश्चन हम जितने थे 140 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन यानी कि 141 से 150 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है लाइव सेशन के, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के, जॉब्स के, जितने भी आपकी काम की चीजें हैं, याद रखिए जो आपकी काम की चीजें हैं सही सिर्फ उनकी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। अपना पेन, अपनी नोटबुक उठा लीजिए। जो जो मैं बोलते जा रहा हूं सबको नोट कीजिए, क्योंकि इससे आप ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे चीजों को। हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने को आपको 10 से 15 सेकंड मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। स्टूडेंट यूज द एडोलसेंट एज टू। छात्र किशोर आयु का उपयोग करते हैं। छात्र किशोर आयु का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास: अडेप्ट एंड एडजस्ट चाइल्डहुड बिहेवियर टू द एडल्ट स्टैंडर्ड, लर्न अबाउट द एडल्ट बिहेवियर एज पर एडल्ट स्टैंडर्ड, चैलेंज एंड क्वेश्चन द एडल्ट स्टेट एडल्ट बिहेवियर एज पर एडल्ट स्टैंडर्ड, और एक्सेप्ट द स्टेटेड एडल्ट बिहेवियर एज पर एडल्ट स्टैंडर्ड। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक दो तीन चार के रूप में आपने आंसर देना है कि जो छात्र होते हैं वो एडोलसेंट यूज, जो एज है वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है। एडोलसेंट एज कौन सी होती है? 13 साल से 17 साल, टीन एज जो आपकी होती है। ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आज जो 10 क्वेश्चन है ना, ज्यादा मतलब थ्योरेटिकली नहीं है हमारे पास कि मतलब उनके अंदर भर भर के थ्योरी हो, कोई एक मेन टॉपिक हो उसमें से हो। क्वेश्चन ऐसे है जो आप समझ के आंसर दे सकते हो। ठीक है, जो सिर्फ समझने से, जैसे ये क्वेश्चन है कि मान लो कोई टीन एज के अंदर है, तो वो कैसे यूज करेगा। ठीक है, उस टीन एज कोई कैसे यूज करेगा, यानी कि 13 साल से 17 साल के बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो उस एज को कैसे यूज करेंगे, वो कैसे यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर आएगा, अडेप्ट एंड एडजस्ट चाइल्डहुड बिहेवियर टू द अडल्ट स्टैंडर्ड। अब ये जो बचपना होता है, 12 साल तक जो बचपना होता है इंसान के अंदर, उसको क्या करेगा इंसान जब 13वीं साल में आ जाएगा, 13 से 17 साल में क्या करेगा, जो उसका बचपना है, चाइल्डहुड बिहेवियर है, उसको अडल्ट स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अडेप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा मतलब कन्वर्ट करेगा, अडेप्ट मतलब उनको अपनाएगा। बच्चे क्या करते होते हैं, कभी भी मस्ती करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत मस्तीखोर होते हैं बच्चे। लेकिन जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, 18+ लगा लो या टीन एज हो गए, थोड़ा वो शरारत कम करते हैं ना, बच्चों से तो कम ही शरारत करते हैं। तो वो सब चीज जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उनको अडेप्ट करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन जैसे मूछे, दाढ़ी आना। ठीक है, और काफी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। ठीक, और कुछ 16 से 18 साल की एज में तो बहुत ज्यादा। तो ये सब चीज अब उनको अडेप्ट करके उनके हिसाब से एडजस्ट होना। क्योंकि आप सुनते होंगे ना कि मतलब एज यही सिचुएशन में तो पूरी जिंदगी रहना है, दाढ़ी मुझे पूरी जिंदगी रखनी है। ठीक है, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हें चीजों का पता होना चाहिए, काफी चीजें सुनने को भी मिलती है। तो यही होता है कि जो एडोलसेंट एज है, टीन एज है, उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जो उनका जो चाइल्डहुड बिहेवियर है उससे क्या करना, कन्वर्ट करना खुद को किसमें, अडल्ट स्टैंडर्ड में। कि अडल्ट क्या क्या करते हैं भैया, गेम खेलते हैं सारा दिन, है ना, पबजी खेलते हैं, या फिर बाइक राइडिंग करना। ठीक है, पहले बाईसाइकिल हो गई, फिर मोटर बाइक हो गई, उसको चलाना। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए अडल्ट्स के लिए, उनमें खुद को एडजस्ट करना, इसीलिए एडोलसेंट यूज जो एज है उसका यूज किया जाता है एज पर ऑप्शंस। ठीक है, एज पर ऑप्शन, जो जो हमें ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा इनमें से सही आएगा, क्योंकि टीनेज में तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हमने तो उसमें से देखना ना। तो उसके हिसाब से ये राइट आंसर जो फर्स्ट वाला है वो आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एग्जाम्पल ऑफ लर्न बिहेवियर। ध्यान से देखिएगा, पहले भी बताया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नोट, ठीक है, नोट की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लर्न बिहेवियर, कौन सा इनमें से एक बिहेवियर
एग्जाम्पल नहीं है लर्न बिहेवियर का। ठीक है, जो सीखा हुआ व्यवहार है, जो चीजें हम सीखते हैं ना, नेचर से हम चीजें सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से अपनी चीजें सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, बुक से हम चीजें सीखते हैं। तो वही पूछा गया है, कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है लर्न बिहेवियर का, कौन सी हम चीज नहीं सीखते हैं दूसरों से। तो ऑप्शंस आपके पास, नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स, कि जो घोंसले वगैरह बनाते हैं चिड़िया, क्या वो लर्न बिहेवियर नहीं है? क्या सीखा हुआ व्यवहार नहीं है? स्विमिंग फिश, जो मान लो स्विमिंग स्विमिंग होती है, मछली पानी में तैरती है, क्या वो लर्न बिहेवियर नहीं है? या फिर हाइबरनेशन, चित्र निंद्रा, मतलब जो होते हैं ना, काफी एनिमल्स होते हैं वो काफी दिनों तक निंद्रा में चले जाते हैं, निंद्रा मतलब नींद में चले जाते हैं, काफी दिन को सो जाते हैं, काफी आलसी होते हैं। आई थिंक पांडा एक एग्जाम्पल है ना? और आप भी मुझे बताइए क्या इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, मुझे एनिमल का नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट एक एनिमल होता है जो हम ज्यादातर सोता ही रहता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4, वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, कि मुंह में पानी आ जाना भैया अच्छा फूड देख के, है ना? तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? आई थिंक अभी तक तो सभी ने आंसर दे भी दिए होंगे ना। तो देखिए एक एक करके देखते हैं इनको। लर्न बिहेवियर क्या होता है? सीखा हुआ व्यवहार, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते टाइम बताया, हम चीजों को जैसे सीखते हैं, हम नेचर से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, हम पेरेंट्स से सीखते हैं, फ्रेंड्स से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, हर जगह हम चीजों को सीखते हैं, है ना? हमारे आसपास जितना भी एनवायरनमेंट है, हम सब चीजों से सीख रहे हैं ना। तो वही चीज पूछी गई है। जैसे नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स, चिड़ियों का घोंसला बनाना। अब चिड़िया ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते ही घोंसला बनाना शुरू कर देगी। अब उसकी जो माँ है, उसका जो कोई भी चिड़िया के पास में मान लो कोई भी है, उसकी माँ भी नहीं है, कोई दूसरा उसका भाई बहन है, ठीक है, बड़ा भाई बहन है, वो क्या कर रहा है? घोंसला बना रहा है। ठीक है, किसके लिए? उन छोटे छोटे बच्चों के लिए। उड़ना सीख रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो नए नए चूजे हुए हैं, पैदा हुए हैं, अभी अभी बच्चे हुए हैं जो चिड़िया के, वो क्या करेंगे, वो सीखेंगे ना कि घोंसला कैसे बनाते हैं, पंखों को कैसे लाएं कि हम हवा में उड़ सके। तो ये सब चीज, तो ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। किससे सीख रहे हैं? एनवायरमेंट से सीख रहे हैं, ये याद रखना। लर्न बिहेवियर, सीखा हुआ व्यवहार किससे? नेचर से सीख रहे हैं, फैमिली से सीख रहे हैं, फ्रेंड से सीख रहे हैं, टीचर से, बुक से, फ्रेंड से, सबसे हम सीख रहे हैं। सेकंड, स्विमिंग इन फिश। अब जो फिश है वो स्विमिंग करती है, वो भी सीखा हुआ व्यवहार है ना। उसके बाद हाइबरनेशन, जैसे मैंने बताया हाइबरनेशन, उनको नींद ज्यादा आती है। ठीक है, कोई एनिमल है जिनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप मुझे बताइए उस एनिमल का नाम क्या है। ठीक, अब उसके बाद वाटरिंग योर माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, ये तो अच्छा व्यवहार नहीं है ना। तो देखिए, ये एक लर्न बिहेवियर नहीं है, ये तो जैसे मतलब अच्छा फूड देखोगे, अगर ज्यादातर क्या होता है, जो गर्ल्स होती है उनको जो गोलगप्पे उनका ज्यादा शौक होता है। ठीक है, बॉयज को पिज्जा बर्गर का ज्यादा शौक हो गया। ठीक, तो ये सब चीज मैं खाने की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बॉयज को शौक काफी स्मोकिंग वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये गलत चीज है, नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज, मुंह में पानी आना किसी अच्छे खाने को देख के, ये लर्न बिहेवियर नहीं है, इसका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा आपको कि भैया ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। आपने ऑप्शन को देखना है, क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आंसर देना। ठीक है, क्योंकि बुक्स के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। लर्न बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शंस के बारे में नहीं बताया जाएगा ना। तो आप ऑप्शन को समझ सकते हो। पीओटी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, क्या आप चीजों को समझ सकते हो, कितना आप चीजों को समझ सकते हो, यही सब होता है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज ए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग which increases the students awareness of their own progress and motivate them to improve continuously. डैश इज एन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, डैश एक प्रिंसिपल है लर्निंग का, विच इंक्रीजेस स्टूडेंट्स अवेयरनेस, जो बच्चों की अवेयरनेस को, बच्चों की जागरूकता को बढ़ाता है, ऑफ देयर ऑन प्रोग्रेस, उनकी अपनी प्रोग्रेस को, अपनी क्या प्रोग्रेस को हम कह सकते हैं, प्रोग्रेस लगा लो, ठीक है, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, गति। ठीक है, कितनी प्रगति कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस कितनी प्रगति कर रहे हैं। उसके बाद मोटिवेट देम टू इंप्रूव कंटिन्यूसली, यानी कि क्वेश्चन कुल मिला के क्या पूछना चाह रहा है, डैश एक प्रिंसिपल होता है लर्निंग का। ठीक है, एक सिद्धांत होता है लर्निंग का जो बच्चों की जागरूकता को बढ़ाता है। ठीक है, और मोटिवेट करता है खुद की जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाने में, यानी कि कितना अच्छा है बच्चा, वो जान सकता है,
उसको मोटिवेट कर सकता है और बेहतर बनने में, वो क्या चीज होती है, डैश है ना, तो वो क्या चीज होती है वो पूछा गया। ऑप्शंस है फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट और नॉन रेफरेंस असेसमेंट। दोबारा पढ़ता हूं ऑप्शंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट और नॉन रेफरेंस असेसमेंट। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। क्या इसका राइट आंसर आएगा? ओके, आप आंसर दो से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप पीओटी प्रैक्टिकल देने जाओगे, लेक्चर आप देने जाओगे, प्रैक्टिकल मतलब मेरा लेक्चर का है, लेसन प्लान का है। आपको कॉलेज में भी बताया गया होगा, और जिनको कॉलेज में नहीं बताया गया उनको मैं बता दूं। जब आप लेक्चर देते हो तो आपने एक जगह स्टैंड होके नहीं बोलना होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं है कि मतलब पूरे स्टेज पे डांस करते रहो, आप इधर उधर घूमते रहो, ये नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आपका स्टेज है सामने जहां आप खड़े हो, आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है? जो आपके पाँव है उससे आपने चलना है, थोड़ा कभी थोड़ा इधर चले गए, थोड़ा कभी इधर चले गए, ऐसे आपने मूवमेंट करनी होती है। अगर आप एक जगह खड़े होगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे, बच्चे थक जाएंगे। ठीक है? तो आपने मूवमेंट करनी है, हिलना डुलना बेहद जरूरी है। गेस्चर पोस्चर होने चाहिए आपके लेसन प्लान के अंदर, आपकी इसके अंदर स्पीच के अंदर। जब तक गेस्चर पोस्चर नहीं होंगे, मूवमेंट नहीं होंगी, बच्चे बोर हो जाएंगे। गेस्चर पोस्चर से ज्यादा चीजों को अच्छी तरह समझा जा सका है इशारों से। और मूवमेंट से क्या होगा, जो स्टूडेंट्स की आईज है, जो आपको सुन रहा है उसकी आईज इधर उधर हिलती डुलती रहेगी और वो बोर नहीं होगा, उसको नींद नहीं आएगी। ये प्रिंसिपल है टीचिंग का, लिख लो, एक कोने में लिख लो, बहुत काम आएगा जिंदगी भर। कभी भी एक जगह खड़े होकर स्पीच नहीं देनी है आपने। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, डेली असाइनमेंट हो गए। ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा सा आपको कोई टेस्ट दे दिया 2 क्वेश्चन का, तो वो सब चीज, ठीक है, डेली आपके असाइनमेंट हो गए। उसके बाद लिंक टू लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है? assess student understanding and mastery of skill, data used to modify instruction। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कुल मिला के क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर। मान लो आपका कोर्स 1 साल का है, तो 1 साल के अंदर पूरा आपको असेस किया जाएगा। कैसे? आपके जो मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, या फिर आपके टीचर डेली आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, रिव्यू के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है कि कितनी आपको नॉलेज है किसी चीज के बारे में। अगर आपको नॉलेज कम है, ठीक है, कि कहाँ आप स्टैंड करते हो, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। ठीक है? ज्यादा पढ़ के पढ़ा कर सकते हो, बुक ज्यादा पढ़ोगे। सबमेटिव असेसमेंट क्या होती है, देखिए फॉर्मेटिव थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वो आपको एनालाइज करेंगे। कौन? आपके टीचर करेंगे, और आप भी खुद को करोगे ना कि हाँ भैया, जो एक लेसन था, लेसन का नाम है ब्रिक मेसनरी, उसमें मुझे प्रॉब्लम थी तो मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। तो इसी तरह आपके टीचर भी आपको असेस करते हैं कि ये स्टूडेंट इस जो ये मंथ था, फर्स्ट मंथ में अच्छा परफॉर्म करा था, सेकंड मंथ में इतना अच्छा परफॉर्म किया, थर्ड मंथ में उसकी थोड़ी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई, चौथे में और कम होगी, फिर 5वें महीने में थोड़ी जाके बढ़ी, छठे सातवें आठवें नौवें महीने 12वें महीने में पूरी बढ़िया परफॉर्मेंस बंदे की हो गई। तो एक उसकी एवरेज निकाल के टीचर क्या करेगा, समेटिव असेसमेंट बना देगा। समेटिव असेसमेंट क्या होती है, एंड ऑफ ईयर असाइनमेंट। ठीक, असाइनमेंट नहीं, सॉरी, असेसमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है, पूरी एवरेज निकालेगा कि पूरे साल बच्चे ने कैसा काम किया। अब आईटीआई में आप देखते होंगे, आपकी क्लासेस के अंदर चार्ट लगे होते हैं कि आपको जो प्रोफाइल दी गई थी, प्रैक्टिकल काम दिया गया था, उसमें जो फर्स्ट आपको वर्क दी गई, उसमें आपने 100 में से कितना अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है? एक दिया होता है ना, 90+ किसी ने स्कोर किया है, किसी ने 80 to 60 किया है, किसी ने 60 से नीचे किया है, बिलो 60 किया है, तो वो आपको चार्ट में लिखा होता है। तो वही आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। अब उन पूरे असेसमेंट को मिला के जब मान लो फाइनल असेसमेंट की बात आए, ठीक है, जब फाइनल असेसमेंट की बात आए, जो नंबर आपके एग्जाम में जुड़ने होते हैं उनकी बात आए, तो वो आपकी सबमेटिव असेसमेंट बन जाएगी। पूरा एक टीचर देखेगा कि आपने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया है, आपकी अटेंडेंस कितनी थी, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आप पढ़ने के इच्छुक है या नहीं। तो उसको देखते हुए टीचर क्या करते हैं, असेसमेंट देते हैं समेटिव वाली। तो ये दो मेन प्रकार की असेसमेंट होती है, समेटिव और फॉर्मेटिव। ठीक है? तो ये सब चीज,
क्योंकि असेसमेंट काफी जरूरी है। जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर हम आपको बताएंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही जान लो। समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ द ईयर, जो एवरेज होती है आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस की, उसको कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, पूरे साल आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, हर दिन आप जान सकते हो, हर हफ्ते जान सकते हो। तो ये समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज टू मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल? विच ऑफ दीज टू मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल? इन दोनों में से कौन सा स्पेसिफिक और मेजरेबल होता है? ठीक है, देखिए जैसा मैंने बताया, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। आज के जो क्वेश्चन 10, तो ऑप्शन नंबर 1 लर्निंग गोल्स, ऑप्शन नंबर 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर 3 बोथ लर्निंग गोल्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा बोथ लर्निंग गोल्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, क्या पूछा गया है, इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट और औसत दर्जे का होना चाहिए? स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, मेजर किया जाना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। तो आपके लर्निंग गोल्स क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव भी स्पेसिफिक होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। गोल्स क्या क्या है वो आपको पता होने चाहिए, और गोल सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है, गोल क्या है? आपको एक क्राफ्टमैन बनना है, एक अच्छा क्राफ्टमैन बनना है। गोल क्या है? आपको एक इंस्ट्रक्टर बनना है, अच्छा इंस्ट्रक्टर बनना है। ये आपके गोल हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप इंस्ट्रक्टर बनोगे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है? उसके ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है, आपको स्किल मिलेगी, जिससे आप, अगर आप सीआईटीएस का कोर्स कर रहे हो तो बच्चों को पढ़ा सकोगे। सीटीएस यानी आईटीआई का कोर्स कर रहे हो तो आप वर्क कर सकोगे एज ए क्राफ्टमैन। यही ऑब्जेक्टिव है। गोल क्या है? एक अच्छा क्राफ्टमैन बनना, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनना, यही गोल है, यही ऑब्जेक्टिव है। ये दोनों ही स्पेसिफिक होते हैं और ये दोनों ही मेजरेबल होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक क्या हो गया, जैसे इंस्ट्रक्टर बनना, क्राफ्टमैन बनना। मेजरेबल, कितना अच्छा इंस्ट्रक्टर बनना है, किस लिए बनना, ये सब चीजें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यू कंसीडर वाइल डूइंग सिलेबस एनालिसिस? आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यू कंसीडर वाइल डूइंग सिलेबस एनालिसिस? सिलेबस का विश्लेषण करते टाइम आप कौन कौन से टास्क को कंसीडर करते हैं? तो ऑप्शंस आपके पास, कंसीडरिंग हाउ टू द टॉपिक ऑफ द कोर्स फिट टूगेदर, यानी कि आप कंसीडर करो कि जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के वो एक दूसरे के साथ कैसे मैच हो रहे हैं, फिट कैसे हो रहे हैं। या फिर सीकिंग परमिशन फॉर प्रिंसिपल एंड हायर अथॉरिटीज, या आप क्या करोगे, सिलेबस का एनालाइज करते टाइम प्रिंसिपल से या हायर अथॉरिटी से परमिशन लोगे। या फिर कंसीडरिंग वेदर टीचर विल एबल टू टीच द सिलेबस, या फिर आप कंसीडर करोगे कि भैया मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, या फिर वेदर स्टूडेंट विल बी एबल टू पास और नॉट। अब आप, कहा गया फोर्थ ऑप्शन में कि सिलेबस को एनालाइज करते टाइम ये देखेंगे कि बच्चे पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो चारों में से क्या इसका राइट आंसर आएगा वो मुझे बताइए, क्योंकि एज इंस्ट्रक्टर आपको भी सिलेबस एनालाइज करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कैसे एनालाइज करना, कौन कौन से टास्क हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, कंसिडरिंग हाउ द टॉपिक्स ऑफ कोर्स फिट टुगेदर। यानी कि आपका एक कोर्स है इलेक्ट्रिशियन, आप अपने ट्रेड का एग्जांपल ले सकते हो एज ऑलवेज, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर। अब आप सबसे पहले देखोगे कि जो टॉपिक्स है वो फिट कैसे होते हैं। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन टू इंस्टीट्यूट, उसके बाद फर्स्ट एड बता दिया। ठीक है, ड्राफ्टमैन का एग्जांपल दूंगा आपको, तो पहले सबसे पहले प्रोजेक्शंस के बारे में बता दिया। ठीक है, प्रोजेक्शन के बारे में बताया, उसके बाद कौन सी प्रोजेक्शन बता दिया, ऑर्थोग्राफिक के बारे में बता दिया। ठीक है, या फिर लाइंस की बात हो रही है तो पेंसिल्स के ग्रेड के बारे में बता दिया। ड्राइंग शीट की बात हो रही है तो उसके साथ नेक्स्ट हो गया ड्राइंग बोर्ड की बात हो गई। तो ये सब चीज कि हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो टॉपिक्स है कैसे फिट हो रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। ये सब हम देखेंगे सिलेबस को एनालाइज करते टाइम। ठीक,
ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? ऑप्शन नंबर वन तो राइट आंसर हो गया ना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? सीकिंग परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। कि हम परमिशन लेंगे प्रिंसिपल से सिलेबस को एनालाइज करने के लिए? नहीं, हम तो अपना काम करेंगे ना, परमिशन क्यों लेंगे? जो अगर हमारा काम है, परमिशन परमिशन पहले ही है, तो उससे परमिशन प्रिंसिपल से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तो ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड, क्या टीचर पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। टीचर तो मास्टर है ना, वो तो पढ़ा ही पाएगा। उसको ना पढ़ा पाएगा तो पढ़ लेगा, फिर अच्छे से पढ़ाएगा। तो ये भी कोई टास्क नहीं है, कंसिडर नहीं करेंगे। जो लास्ट वन है कि बच्चे पास होंगे या नहीं होंगे। बच्चों को अगर हम ढंग से पढ़ाएंगे तो पास होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? ठीक है। तो ये सब चीज हम ये देखेंगे कि बच्चे की नॉलेज कितनी है। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर बच्चों को तो देखना, हाँ, बच्चों को हम देखेंगे कि कितनी नॉलेज है, कौन से लेवल की है, उस हिसाब से सिलेबस बनाएंगे। लेकिन ये नहीं देखेंगे बच्चे पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। हम ये देखेंगे बच्चे उस चीज को पढ़ के अच्छे क्राफ्टमैन बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। ये कभी नहीं देखेंगे कि बच्चे उसमें पास होंगे या नहीं होंगे। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द ब्लूम्स लेवल फॉर स्टेट क्वेश्चन, डिफाइन पंचायत। अब देखिए जो ब्लूम का लेवल है उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन पंचायत। ठीक। और उसमें क्वेश्चन को पहचानना है, क्या वो नॉलेज से रिलेटेड है, क्या वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, क्या वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, या एनालिसिस से रिलेटेड है। तो चार ऑप्शन में क्या इसका राइट आंसर आएगा वो आपने बताना है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा रिमेंबर। ओके। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? नॉलेज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर एक वर्ड दिया गया है, डिफाइन। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? डिफाइन पंचायत। ठीक। तो सबसे नीचे हम देखेंगे रिमेंबर के अंदर, रिमेंबर मतलब, रिमेंबर को क्या कहते हैं? हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है। नॉलेज या रिमेंबर, नॉलेज किसी चीज के बारे में ज्ञान होना, उसको रिमेंबर कहना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अपडेट किया गया था, उसके बाद इसको रिमेंबर कर दिया गया। तो देखिए डिफाइन इसका जो दिया गया है इसके अंदर, क्या डिफाइन कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो ये रिमेंबर के अंदर आ जाएगा। अब आप कहोगे इसको एक्सप्लेन करो, तो देखिए एक चीज बताऊं आपको। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हाँ, अगर अभी मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो क्लास ऑलरेडी 1 घंटे 1.5 घंटे की हो जाएगी और उतने अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। एग्जाम्पल देके समझाना ज्यादा सही रहेगा। तो आप एक बार को समझिए कि इसका जो आंसर आएगा वो नॉलेज आएगा। ठीक। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग ए लेसन प्लान। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक लेसन प्लान बनाने का क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। तो देखिए ऑप्शंस आपके पास, हेल्प प्लान द टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी, नो लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, बोथ हेल्प प्लान द टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी एंड नो लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, और नन ऑफ दिस। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर आएगा? तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, बोथ हेल्प प्लान टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी एंड नो लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। कैसे? लेसन प्लान हम जब बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी, एक एक्टिविटी पे हमें कितना टाइम लगना है लगाना है। यानी कि प्रिपरेशन पे हमें कितना टाइम चाहिए, प्रेजेंटेशन पे हमें कितना टाइम चाहिए। 5 मिनट हो गए प्रिपरेशन के, ठीक है, 25 मिनट हो गए प्रेजेंटेशन के, एप्लीकेशन के आपको 10 मिनट दे दिए, और टेस्ट के लिए भी 15 मिनट दे दिए। तो कितने हो गए? 25 और 30, 30, 40 और 55। ठीक है, 55 मिनट की आपका लेक्चर हो गया पूरा। तो ये सब चीज लेसन प्लान से हमें पता चलेगा कितना टाइम किस चीज के अंदर देना है। आप घड़ी देखते रहेंगे ना कि भैया 10 मिनट हो गया, प्रिपरेशन को बंद करते हैं। ठीक है, अंदाजा मिल जाएगा, रफ एस्टिमेट। उसके बाद 25 मिनट हो गए तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको हम क्या करना है? स्टॉप करना है। यानी कि जल्दी जल्दी करके आप क्या करोगे, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक। सेकंड क्या था? नो लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है वो भी पता चलता है। ठीक है। तो ये दोनों ही राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8।
Which of the following instructional technology method are student to come to class reading after reading or preparing? अब इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मेथड बच्चों को कहता है, स्टूडेंट को कहता है कि क्लास में आए पढ़ने के बाद या तैयारी करने के बाद? ठीक, क्या वो लेक्चर मेथड होगा, क्या वो फ्लिप्ड क्लासरूम होगा, क्या वो ई लर्निंग होगा, या वो केस स्टडी होगा? तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? ए, 1 2 3 4 1 2 3 4 या एबीसीडी में आप आंसर कीजिए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, सबसे पहले क्लास से पहले, ठीक है, क्लास से पहले जो नीचे वाले दोनों है क्लास से पहले और क्लास के बाद की बात है, ठीक है, ये वाला जो है ड्यूरिंग क्लासरूम। सबसे पहले आपको कोई टॉपिक बता दिया जाएगा, जैसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले ही आपको एक जो क्वेश्चन बैंक है ना, आपको प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, आप उसमें क्वेश्चन पढ़ लोगे, उसके आंसर पढ़ लोगे और आप क्या करोगे, उसको क्लास के अंदर आके डिस्कस करोगे, समझोगे। और उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाती है उसमें मैं आपको पीडीएफ वो दे दूंगा, आप उसको क्या करोगे, पढ़ लोगे, उसकी रिवीजन कर लोगे। तो ये होती है फ्लिप्ड क्लासरूम। पहले प्रिपरेशन करके आते हो क्लास के अंदर, पढ़ के आते हो क्वेश्चंस को, क्लास के अंदर उनका जो मतलब बनता है, क्या मतलब है वो देखते हो, और क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस करना, उसके बारे में समझना, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, फ्लिप्ड क्लासरूम कहलाता है। तो यही है इसका राइट आंसर, फ्लिप्ड क्लासरूम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है। द कोन ऑफ एक्सपीरियंस बाय डेवलप्ड बाय, द कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाज डेवलप्ड बाय, कि जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? क्या वो डेल के द्वारा किया गया था, वो ब्लूम के द्वारा किया गया था, बैरी के द्वारा किया गया था, या किर्क पैट्रिक के द्वारा किया गया था? तो ए बी सी डी या फुल नाम बताइए, अगर फुल नाम बताइए क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डेल। जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस बनाया था वो किसने बनाया, एडगर डेल ने बनाया, ठीक है। तो ये याद रखिए, नोट कर लीजिए, डेल आपको देखने को मिलेगा, फुल नेम क्या है, एडगर डेल, ठीक है। एडगर डेल ने कौन और एक्सपीरियंस बनाया था। इन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस किया कि कैसे इंसान ज्यादा सीखता है, क्या वो लिखने से, क्या वो ज्यादा देखने से, ज्यादा सुनने से, या कोई काम खुद से करने से ज्यादा सीखता है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगे उनके अंदर। सो ये आपने याद रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा। इन ए कार रिपेयर वर्कशॉप विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन द फ्लो ऑफ वर्क? जॉब शीट, इंफॉर्मेशन शीट, ऑपरेशन शीट, या फिर डेली डायरी? तो देखिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं, भारत स्किल क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर दिया गया है ऑपरेशन शीट, लेकिन इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जॉब शीट। अब मैंने जो टेस्ट दिया था उसमें भी राइट आंसर इसका क्या था, ऑपरेशन शीट था, क्योंकि भारत स्किल में उसका राइट आंसर ऑपरेशन शीट दिया हुआ है, इसलिए बिना किसी बहस के मैंने ऑपरेशन शीट डाल दिया। लेकिन जो राइट आंसर आएगा वो जॉब शीट आएगा। बात किसकी हो रही है, फ्लो ऑफ वर्क, ठीक है। फ्लो, फ्लो क्या हो गया, एक से ज्यादा स्किल की बात की जा रही है। जब एक से ज्यादा स्किल की बात आए तो हम जॉब शीट को कंसीडर करते हैं। जॉब शीट में कौन कौन सी स्किल परफॉर्म करनी है वो सब लिखा होता है, ठीक है। जॉब शीट इज सिमिलर टू ऑपरेशन शीट, ठीक है। जॉब शीट इज सिमिलर टू ऑपरेशन शीट, बट डिफरेंस क्या होता है, जॉब शीट प्रोवाइड एन ओवरऑल प्लान ऑफ पार्टिकुलर जॉब एंड इंडिकेट ऑल द ऑपरेशन इन्वॉल्व। कितने भी ऑपरेशन करने हैं, कितनी भी स्किल परफॉर्म करनी है, वो सारी जॉब शीट में लिखी होती है। तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है। इट शो व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट टू बी डन, दिस मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर बेस्ड ऑन डेमोस्ट्रेशन प्लान। डेमो प्लान के बेस पे जॉब शीट बनती है। मान लो 5 डेमो प्लान आपने बनाया, उसके बेस में आपने एक जॉब शीट बना दी, तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसके बाद
The trainee may be asked to prepare job sheet to analyze the job and planning for to the work. सेफ्टी वर्क हैबिट टू बी फॉलो शुड बी आल्सो बी इंक्लूड। तो देखिए इनमें सभी जो चीजें होती हैं, जो डेमो प्लान में जो चीजें रहती हैं वो सारी जॉब शीट में रहती है, लेकिन डेमो प्लान एक स्किल के लिए है, जो जॉब शीट है वो किसके लिए, मल्टीपल स्किल के लिए है, 2 3 4 5 6 10 15 जितनी भी स्किल उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्या इनके अंदर डिफरेंस है। तो यही था आज का क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, टोटल 150 क्वेश्चन आज तक हमने डिस्कस कर लिए। तो अब देखिए क्या है, 150 क्वेश्चन हमने कर लिए। जो भारत स्किल क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर ना 162 क्वेश्चन है लेवल 1 के अंदर। तो उन क्वेश्चन का इकट्ठा हम एक क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। परसों आपका ये टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ आधा घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, परसों शाम को 5 बजे, ठीक है, परसों शाम को क्लास नहीं होगी, परसों शाम को 5 बजे आपको टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट का लिंक दिया जाएगा। उस टेस्ट को ओपन करने के लिए आपके पास 1 घंटा होगा। ठीक है, 1 घंटा होगा। अगर मान लो 1 घंटे में आपने उसको ओपन कर लिया तो वो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप जो लास्ट टाइमिंग होगी वो 6:30 होगी। 6:30 के बाद आप उसको सबमिट नहीं कर पाओगे, रिस्पॉन्स आपके सबमिट नहीं होंगे। ठीक है, 5 बजे आपको टेस्ट मिलेगा। कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, 162 क्वेश्चन नहीं, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। आधे घंटे का आपको टाइम मिलेगा टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट को ओपन करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 5 बजे से 6 बजे तक आप ओपन कर सकते हो। 6 बजे के बाद ओपन करोगे तो आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सबमिट करते भी हो तो 6:30 बजे तक आपको वो टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। अब उससे क्या पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। उसके बाद शाम को 8 बजे क्लास होगी। ठीक है, 8 बजे क्लास होगी और जो टॉपर होगा वो जो लाइव सेशन में बताया जाएगा। ठीक है, कि किसने अच्छा परफॉर्म किया, कौन सी एनएसटीआई ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया, किस एनएसटीआई के बच्चे सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जो इंडिविजुअल है किसने टॉप किया है, वो सब चीजें। साथ ही साथ आपको एक जो रिजल्ट है आपको साथ के साथ नहीं मिलेंगे, वो लाइव सेशन में ही मिलेंगे आपको। और देखिए एक चीज और बताऊं, जो आपको टेस्ट दिया जाएगा जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपके, उसका एक सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन ही आपके ईमेल पे दे दिया जाएगा। तो ईमेल आपने एड्रेस सही डालना है। ठीक है, तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आधे घंटे का टाइम होगा, 6:30 बजे तक आप उसको सबमिट कर सकते हो। 5 बजे आपको लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सबमिट करने के बाद 8 बजे क्लास होगी, लाइव सेशन होगा, लाइव चलेगी क्लास। उसमें मैं आपके जो राइट आंसर तो नहीं बताऊंगा, सॉरी, जो रिजल्ट है वो बताऊंगा, किसने परफॉर्म किया बढ़िया, सबसे बढ़िया किसके नंबर आए, और कौन सी एनएसटी ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया। साथ ही साथ जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपकी मेल पे पहुंचा दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। सो यही था आज के सेशन में, तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो बाय बाय।